सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ स्टेप क्लासेस। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमारे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो कि हमारा डेट निकल चुका है 25 नवंबर से है। मुश्किल से अभी 15 दिन या 20 दिन के आसपास अप्रॉक्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अभी सबको क्या चाहिए, हर कोई फ़ोन कर रहा है। मुझे भी बहुत सारे फ़ोन है कि भैया नोट्स है तो दे दीजिए, भैया नोट्स है तो दे दीजिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा चलो भाई मेरे पास कुछ नोट्स है तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर किया जाए। चलिए, अगर ये चीज़ मैच कर जाए तो ठीक है, अगर नहीं मैच कर पाएँ तो बैड लक मान के रह जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, देखिए मेरे पास कुछ नोट्स है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको समझाया जाए, आप भी पढ़ ले। देखिए, क्योंकि लॉकडाउन का समय था, सब तो पूरा घूमे पूरा फिरे, क्या स्कूल होता है, क्या कॉलेज होता है, क्या एग्ज़ाम होता है, सब भाड़ में जाए। तो लेकिन अब जैसे ही एग्ज़ाम का डेट आ गया है, सबको डर लगने लगा है। अरे भाई अब क्या होगा, अरे भाई अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा मेरे फ्रेंड, देखिए मैं जो नोट दे रहा हूँ उसके हिसाब से पढ़िए, मेरे हिसाब से आप गारंटी पास कर जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले लॉ। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एक टॉपिक है बिजनेस लॉ, एक सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग गेस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा क्या टॉपिक है, भारतीय अनुबंध अधिनियम अथवा अनुबंध से आप क्या समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि अभी मेरी सिस ने एक एग्ज़ाम दिया था बीकॉम सिक्स सेमेस्टर का, जस्ट वो हो रहा है और मेरे में भी हो गया सब कुछ। ठीक है, तो उसमें मैंने उसके क्वेश्चन देखे तो अभी इतने ज़्यादा इजी क्वेश्चन दे रहे हैं ना, अभी इतने ज़्यादा इजी क्वेश्चन दे रहे हैं। अगर मैं बैठता उस एग्ज़ाम में तो मैं दे देता बिना पढ़े। मैं बैठता अगर उस एग्ज़ाम में तो मैं देता बिना पढ़े। तो फ्रेंड्स, उस हिसाब से ये सारे इजी क्वेश्चन भी मे बी एग्ज़ाम में इस बार दे दिए जाएँ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन का आंसर भी दे रहा हूँ, आपके साथ साथ मैं उसको समझा भी रहा हूँ ताकि आपको उसको रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय अनुबंध अधिनियम से आप क्या समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा पहला चैप्टर है लॉ का, ये हमारा पहला चैप्टर है लॉ का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट से क्या समझते हैं या फिर आप अनुबंध से क्या समझते हैं। अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो आप हिंदी में लिख सकते हो, नहीं तो आप इंग्लिश में लिखते हैं तो इसे समझ के आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मेरे पास कोई PDF वगैरह होगी तो मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, तो अगर मुझे कुछ नहीं आता है, मान लीजिए इसका आंसर मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कुछ नहीं पढ़ा, मैंने जब से लॉकडाउन पड़ा हुआ था, क्या है क्या ये, मैं तो पूरा एंजॉय कर रहा था भाई, ज़िंदगी जीने का समय है, जी लो। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, तो अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो मुझे एक प्रॉपर तरीका बना के रखना पड़ेगा कि अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आएगा तो मैं किस तरीक़ा से लिखूंगा, तो मैं उसे इस तरीक़ा से लिखूंगा। देखिए मेरा आंसर क्या लिखा हुआ है, मैं ऐसे लिखूंगा, हिंदी वालों के लिए, अनुबंध अंग्रेजी भाषा के शब्द कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी अनुवाद है। अनुबंध अंग्रेजी भाषा के शब्द कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी अनुवाद है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साथ मिलना अथवा खींचना। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बातें। देखिए फ्रेंड्स, अनुबंध अंग्रेजी भाषा के शब्द कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी अनुवाद होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साथ मिलना अथवा खींचना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है साथ मिलना अथवा खींचना। मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ आप वहीं पर देखिएगा, और आप इधर उधर मैं यहाँ पढ़ा हूँ आप यहाँ देखेंगे तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं, फिर वही लॉकडाउन वाला 8 महीना वाला हाल हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले इजी एकदम वे में आपको एक तरीका बना लेना है कि किसी भी चीज़ का एक इंग्लिश वर्ड लिखना है, उसका हिंदी डिफाइन क्या होता है आपको वो लिख देना है। सबसे पहले में आपको ये लिखना है तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा हार्ड तो चीज़ है नहीं कि रटने वाला चीज़ है, सबको पता है भाई कि अनुबंध को इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, अब इसको डिफाइन कर देना, अर्थात। ठीक है, अर्थात जब कभी भी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होते हैं, मतलब कि जब कभी भी दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को एक साथ मिलकर करने के लिए तत्पर होते हैं, जैसे कि मैं और आपने सोच लिया भाई चलो मिल के पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ड्रीम 11 में खूब कमाएंगे, लेकिन खैर मैंने इन्वेस्ट नहीं किया तो वो बात का बात है। तो ये हो गया क्या, हम लोगों ने एक ही सोचा कि भाई एक साथ पैसा लगाते हैं, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हमने में कि जो भी प्रॉफिट होगा 50-50 हम लोग दोनों डिवाइड कर लेंगे। तो ये भी एक तरीका का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, तो मिलकर किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होते हैं तो कहा जाता है कि उन दोनों के मध्य अनुबंध है, तो कहा जाता है कि उन दोनों के मध्य अनुबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो जब कभी भी दो या दो से अधिक लोग एक साथ रहकर एक ही तथ्य एवं एक ही उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, जैसे कि मैंने अभी ड्रीम 11 वाला एग्जांपल दिया कि मैं और आप एक साथ एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं। अगर मे बी अगर लॉस भी हो जाता है तो मैं अपना 50% कैपिटल लॉस करूंगा और आप अपना 50% कैपिटल लॉस करोगे। तो ये हो गया कि प्रॉपर हम लोग के बीच में कम्युनिकेशन हो गया, प्रॉपर हम लोग के बीच में ऐसा संबंध हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या बोल सकते हैं हम,
इसको कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, देखते हैं उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। तो कहा जाता है कि उन दोनों के मध्य वैध अनुबंध है। तो उन दोनों के मध्य वैध अनुबंध है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपने इतना याद कर लिया, ऐसा नहीं कि आपने इतना याद किया तो आपको इतना ही लिखना है। अगर आपको लग रहा है कि आप और ज़्यादा लिख सकते हो तो इसी का बीच वाला चीज़ को घुमा फिरा के ये इतना है ना, आपको डबल कर देना है। आपको डबल कर देना, पहले यहाँ से यहाँ तक लिखो, फिर यहाँ लिखो, फिर इसके बाद ये जो यहाँ लिखा था ना उसको घुमा फिरा के फिर यहाँ लिखो, और अंत में आपको ऐसे परिभाषा करके फिर से उसी चीज़ को रिपीट करना है। ऐसे आपको परिभाषा लिखना है और फिर से उसी चीज़ को रिपीट कर देना है। देखिए ये ट्रिक होता है, इससे आपका मार्क्स ग्रो कर सकता है। आए ना जाए कुछ ना आए, बट लिखना हमें वही चीज़ है, ठीक है। घुमा फिरा के एग्जामिनर कौन सा उतना ध्यान से पढ़ने वाला है भाई। देखने कहीं मेरा वीडियो देख के वो केस सूचना कर दे मेरे ऊपर ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब देखिए परिभाषा में मैंने ऑलमोस्ट वही चीज़ लिखा हुआ है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ अनुबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, वास्तव में हम सब कुछ ना एक दूसरे के साथ अनुबंधित है। जैसे कि मैं अगर घर से निकला, मैं ऑटो से गया, तो मेरे और ऑटो वाले के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई तू मुझे बिष्टुपुर छोड़, मैं तुझे 10 रुपये दूंगा। खैर अभी भाड़ा बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो भाई तू मुझे बिष्टुपुर छोड़, मैं तुझे 10 रुपये दूंगा। तो ये क्या हो गया, मेरे और ऑटो वाले के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो एक तरीके से देखें तो पूरा का पूरा हम लोग सिस्टमैटिक रूप से एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट के साथ अनुबंधित हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के मध्य एक अनुबंध व्यवस्थित है, ठीक है। उदाहरण के लिए जब आप टेम्पो वाले, देखो मैंने अभी टेम्पो वाले का एग्जांपल दिया और मैंने टेम्पो वाले एग्जांपल को लिख दिया, तो ये सब कुछ हार्ड चीज़ है नहीं। तो आप लोग ये देख लो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, तो इसको देख लो, नोट कर लो, और आपको अगर मेरा आंसर समझ में आ गया तो आप एग्जैक्ट भी लिख सकते हो। और थोड़ा सा मेरी राइटिंग ख़राब है तो उसके बेस पर मुझे जज मत कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि हमारा वो चैप्टर था हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उससे बस एक ही क्वेश्चन आपको याद करना है। मुझे नहीं लगता उसके अलावा और कुछ आएगा। तो उसके बाद अगला एक चैप्टर आ जाता है, एग्रीमेंट वाला चैप्टर आ जाता है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका उठ के आ सकता है कि ठहराव क्या होता है, आप ठहराव से क्या समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा होगा, लेकिन फ्रेंड देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी फ्रेंड का 6 सेम का एग्जाम हुआ था, उसमें इतने ज़्यादा ईजी क्वेश्चन दिए थे, कि आप अगर उस एग्जाम में बैठते हैं ना, बोलते हैं अरे भाई ये तो मैं टॉप कर गया, ऐसा आपको लगता, ठीक है। उस हिसाब से मुझे लगता है कि आपका ये वाला जो है आ सकता है मेरे ख्याल से, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी आपकी इच्छा, आप इसे याद कर भी सकते हो या नहीं भी याद कर सकते। खैर याद क्या करना, आप एक बार पढ़ लो और घुमा फिरा के लिख दो, जैसा मैंने आपको तरीका बताया। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका क्या आंसर लिखा हुआ है। अब देखो, आपको वो वाले क्वेश्चन के अलावा हर एक क्वेश्चन में आपको एक जो होता है ना, धारा याद कर रखना है। आपको हर एक क्वेश्चन में एक धारा याद करके रखना है। क्या दिया, एक सेक्शन याद करके रखना है कि हर एक क्वेश्चन के ऊपर मुझे एक सेक्शन बैठाना है। उसके बाद में अगड़म बगड़म तिगड़म भी लिख दूँ तो मुझे मार्क्स गारंटी मिलेगा। तो आपको हर एक क्वेश्चन में एक धारा याद करके लिखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे सारे फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है। तो सब तक ये पहुँचे, मेरा यही एक क्या बोलते हैं उसको, उम्मीद है। देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए ठहराव। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2E के अनुसार। अब उसके नीचे मैं अगड़म बगड़म तिगड़म कुछ भी लिख सकता हूँ। खैर ये वाला एक लाइन आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये एक लाइन में क्या लिखा हुआ है, ठहराव उन प्रत्येक वचन एवं वचनों का समूह है। ठहराव, देखिए ठहराव क्या होता है, ठहराव मतलब एग्रीमेंट। ठहराव उन प्रत्येक एवं वचनों का समूह है जो एक दूसरे का प्रतिफल हो, ठहराव कहलाता है। ये एक लाइन आपको जरूर याद करना है, ये एक लाइन लिखना है। उसके बाद आप जो तो आपका मन लिख सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि शाहजहां ने क्या किया था, ये क्या किया था, वो नहीं लिखना। टॉपिक से रिलेटेड लिखना है। आपके बुक का ही आप कुछ लिख सकते हो। अब गाना ना मत लिख के आ जाना भाई, नहीं तो भाई गाना का गाना ही हो जाएगा आपका, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब मैं इसके नीचे में क्या लिखूंगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक वर्ड बोला कि जो एक दूसरे के प्रति, क्या बोला मैंने यहाँ पे, ठहराव उन प्रत्येक वचनों एवं वचनों का समूह है जो एक दूसरे का प्रतिफल हो। मतलब देखो, एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट मेरे और आपके बीच का एक पारस्परिक सहमति होता है कि भाई तू ये कर, मैं ये करूँगा, तो हम दोनों के बीच का ये होगा। जैसे मैंने वो ड्रीम 11 वाला जस्ट एक सेकंड पहले एग्जाम्पल दिया था। तो ये क्या होगा, हम दोनों के बीच पारस्परिक सहमति है। प्रतिफल कैसे होगा भाई, प्रॉफिट होगा तो आधा आधा में बांट लेंगे, क्या हो गया, प्रतिफल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं। ठहराव उस समय होता है जब दो लोगों के मध्य मिलन होता है। मिलन मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसा कुछ मत समझ लेना, ठीक है। ठहराव उस समय होता है जब दो लोगों के मध्य मिलन होता है, अर्थात जब दो लोग किसी सामान्य उद्देश्य के लिए मिलते हैं। अर्थात
जब दो लोग किसी सामान्य उद्देश्य के लिए मिलते हैं और एक ही तथ्य पर सहमत होते हैं। मतलब जैसे कि मैं और मेरा दोस्त मिला कि भाई चल चल ड्रीम इलेवन में इन्वेस्ट करते हैं, भाई चल चल बहुत प्रॉफिट हो रहा है यार, बहुत प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं। और एक ही तथ्य पर हम लोग सहमत भी होते हैं, हाँ भाई मैंने ही बोला प्रॉफिट हो रहा है, उसने ही बोला कि हाँ भाई प्रॉफिट हो रहा है। खैर मैं तो क्रिकेट देखता ही नहीं हूँ, IPL देखता ही नहीं हूँ, सब मैंने देखा कि सब ड्रीम इलेवन क्या प्लेइंग 11 लन फन कर रहे हैं, तो मैंने उसका एग्जाम्पल सेट कर लिया, ठीक है। खैर मुझे क्रिकेट में बचपन से इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अर्थात जब दो लोग किसी सामान्य उद्देश्य के लिए मिलते हैं और एक ही तथ्य पर सहमत होते हैं, ठहराव कहलाता है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ ही गया होगा। दूसरे शब्दों में जब एक पक्षकार यानी मैं या फिर मेरा दोस्त, ठीक है, दूसरे पक्षकार के समक्ष प्रस्ताव रखता है और दूसरा उसे स्वीकार कर लेता है, तो यह ठहराव कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने अगर एक एग्जाम मैं अपने फ्रेंड के सामने प्रस्ताव रखता हूँ, प्रपोजल रखता हूँ कि भाई चल नहीं काम करते हैं, अगर वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो हम दोनों के बीच ठहराव एग्रीमेंट उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर भी आपको एक लेखक का, ये भी एक प्रॉपर तरीका है, हर क्वेश्चन में आप एक लेखक का नाम ऐड कर सकते हो। मैंने लास्ट क्वेश्चन में ऐड नहीं किया था, बट यहाँ से हमें ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ एकदम प्रॉपर लिखना है। हर एक क्वेश्चन में एक न एक लेखक और एक न एक सेक्शन का नाम डालना ही डालना है, क्योंकि हमारा क्या चैप्टर है कि बिजनेस लॉ है, हमारा क्या सब्जेक्ट है, बिजनेस लॉ। तो लॉ का तो थोड़ा तो भाई कुछ दिखाना पड़ेगा ना, कहानी लिखने से तो नहीं ना चलेगा भाई। चलो देखो आगे देखते हैं। तो हमारे इसमें हम क्या लिखेंगे, लीक, हमें लिखना होगा लीक। एक राइटर का नाम आप नोट कर लो, ठीक है। तो महोदय लीक का कहना है कि अब ऐसा नहीं है कि आपको किसी और राइटर का नाम याद है, उसने क्या बोला आपको याद नहीं है, तो आप किसी भी एक राइटर का नाम लिखो और अपना एक वर्ड यहाँ से छाट करके यहाँ पे चिपका दो, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। देखना कहीं एग्जामिनर मेरा ये वीडियो ना देख ले, मेरे ही मार्क्स काट लेंगे कहीं तो देखिए अब देखते हैं। महोदय लीक का कहना है कि ठहराव का निर्माण प्रस्ताव प्लस स्वीकृति से होता है। खैर ये एकदम सही चीज़ है, ये कुछ गलत मैंने नहीं लिखा है, मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ। मैं प्रत्येक आंसर के साथ आपको एक ऑप्शन देता रहूँगा कि अगर आपके साथ ऐसा इनकेस हो गया, आप भूल गए, तो आपको क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, महोदय लीक का कहना है कि ठहराव का निर्माण प्रस्ताव प्लस स्वीकृति से होता है। महोदय लीक का कहना है कि ठहराव का निर्माण प्रस्ताव प्लस स्वीकृति से होता है। ये मैंने कहाँ से लेकर के आया, मैंने यहाँ से लेकर के आया। एक पक्षकार जब प्रस्ताव देता है, दूसरा पक्षकार उसे स्वीकार कर लेता है, तो ये ठहराव कहलाता है। ये मैं यहाँ से लेकर के आया, मैंने उसे यहाँ लिख दिया, तो ये तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। उसके बाद आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो आंसर को बड़ा करने के लिए। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप वहाँ पे उदाहरण ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, देखना, जो चीज़ मैंने यहाँ लिखा था ना, मैंने वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। देखिए, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को के समक्ष प्रस्ताव रखता है और दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेता है, तो वह ठहराव कहलाता है। मैंने एग्जांपल दिया, कहाँ से एग्जांपल दिया भाई, यहाँ का एग्जांपल यहाँ उठा के डाल दिया। क्या हुआ, ये एक प्रॉपर तरीका हो गया आपको क्वेश्चन का आंसर बड़ा करने का। ये एक प्रॉपर तरीका हो गया आपको क्वेश्चन का आंसर बड़ा करने का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा तरीका, ये मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सब में ये बहुत ज़्यादा बात चलते रहता है कि भाई डिफरेंस याद कर लेना, डिफरेंस एक न एक तो जरूर ही आएगा। लेकिन हमारे माइंड में आ जाता है साला ये वाला याद कर लेंगे तो वो वाला आ जाएगा, वो वाला याद कर लेते हैं तो ये वाला आ जाएगा। तो करे क्या, ये तो बीच नदी में जाकर डुबकी लगाने वाला हाल है भाई। करे तो याद कौन सा करे, अगर बाई लक जो मैंने याद किया वो मैच कर गया तो ठीक, नहीं तो भैया अटक गया, आप लोग छोड़ के आ जाओगे। तो उसके लिए भी मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए भी मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स, देखिए, आपको याद करना है ये वाला चीज़, ना कि ये वाला चीज़। आपको याद करना है 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीज़ आपको याद करना है बस, और ये चीज़ आपको याद नहीं करना है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने याद कर लिया धारा, ठीक है, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई भी एक लिख दो। इनकेस अगर एग्जामिनर ने देखा तो ठीक है, अगर लक अच्छा रहा तो आपका पार हो गया, मार्क्स मिल गया। आपको सबसे पहले यहाँ धारा का हेडिंग आपको याद ये करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको याद ये नहीं करना है, हल्का हल्का देख लेना ऊपर से, कुछ तो लिखने के लिए चाहिए ना, तो आपको याद ये करना है। मैं सबसे पहले धारा लिखूंगा। देखिए, अनुबंध का जो है ना, मैं अनुबंध वाले क्वेश्चन से एक चीज़ बोलना भूल गया, वो एक क्वेश्चन था, मैं इसके बाद उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो सारे फ्रेंड्स बोलेंगे क्या बता रहा है यार, तू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही छोड़ दिया ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या आपको याद करना है, धारा। देखिए, इसका विवरण, ठीक है,
इसका विवरण धारा 2H में जो अनुबंध है, अनुबंध और ठहराव के बीच में डिफरेंस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका विवरण धारा 2H में है, मतलब इसका जो डिफाइन किया गया है धारा 2H के अंडर में किया गया है। और ये जो है ठहराव, इसका विवरण धारा 2E में, ये 2E कहाँ से आया, मैंने जस्ट अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था, मैंने जस्ट एक क्वेश्चन आपको ये बताया था कि अनुबंध की ठहराव किसे कहते हैं, तो इसमें 2E आया था, 2E ये वही वाला मैंने यहाँ लिख दिया था। अगर मैंने वो याद कर लिया तो ये लिखना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद क्या आता है, परिभाषा आता है। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर कुछ नहीं और परिभाषा आता है, अब मैंने अनुबंध अब के बारे में आपको थोड़ा देर पहले पढ़ाया था, तो अब मैं क्या करूँगा कि अनुबंध का जो डिफिनेशन था मैं उसे यहाँ पर लिख दूंगा कि पक्षकारों के मध्य वैध ठहराव का होना अनुबंध कहलाता है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, मेरा ये एक डिफरेंस हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक ठहराव का डिफिनेशन लिख दूंगा, जो मैंने बोला था आपको कि प्रत्येक ऐसा वचन एवं वचनों का समूह जो एक दूसरे का प्रतिफल कहलाता है वो ठहराव होता है, जो एक दूसरे का प्रतिफल होता है वो ठहराव कहलाता है। मैंने उसका ये लिख दिया। क्या मैंने इन दोनों को याद किया, क्या मैंने इन दोनों को याद किया, नहीं याद किया। मैंने क्या याद किया, ये याद किया और ये याद किया। उसके बाद मैंने एक और चीज़ क्या याद किया, निर्माण। निर्माण क्या होता है, देखिए फ्रेंड, निर्माण कैसे होता है। अब आपको बोल रहे हैं कि अनुबंध का निर्माण कैसे होता है, तो आपको अनुबंध का निर्माण बोला, अनुबंध का निर्माण ठहराव से होता है, क्योंकि प्रत्येक ठहराव अनुबंध कहलाता है। अनुबंध का निर्माण ठहराव से होता है। अगर मुझे कुछ नहीं आता तो मैं इतना लिख दूंगा, मुझे मार्क्स मिल जाएगा। अब भाई ठहराव का निर्माण कैसे होता है, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था ना लीक वाला, तो ठहराव का निर्माण प्रस्ताव प्लस स्वीकृति से होता है। ठहराव का निर्माण प्रस्ताव प्लस स्वीकृति से होता है। ये मैंने आपको जस्ट अभी एक क्वेश्चन बताया था, ये मैंने कहीं अलग से लेकर के मैं नहीं आया हूँ। अब संबंध, एक और चीज़ क्या है, संबंध। अनुबंध का निर्माण ठहराव से होता है, जो यहाँ लिखा था मैंने वो यहीं पे लिख दिया। अनुबंध का निर्माण ठहराव से होता है और ठहराव का निर्माण अनुबंध से नहीं होता। भाई इतना इजी तो कोई नहीं बताएगा ठीक है। संबंध, अनुबंध का निर्माण ठहराव से होता है और ठहराव का निर्माण अनुबंध से होता है। एक और चीज़ मैंने क्या लिखा, मेल। प्रत्येक अनुबंध ठहराव होता है और प्रत्येक ठहराव अनुबंध हो, जरूरी नहीं, ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, जरूरी नहीं आपको इतना ज़्यादा लिखना, 5 भी लिख दो तो एडजस्टेबल है, चलिएगा, बस थोड़ा बड़ा कर देना और क्या। ठीक है, प्रकृति। अब देखो, केवल वैध ठहराव ही अनुबंध है, केवल वैध ठहराव ही अनुबंध है। ठीक है, अब ठहराव वैधानिक तथा अवैधानिक दोनों हो सकते हैं। भाई ठहराव जो होते हैं मुँह जबानी भी हो सकते हैं और प्रॉपर पेपर वर्क के साथ भी हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वाला तरीका समझ में आ गया होगा, कि आप अब कंफ्यूज नहीं होगे कि आपको कौन सा वाला डिफरेंस याद करना है, कौन सा वाला किसके बीच का डिफरेंस याद करना है। आपको क्या याद करना है, आपको खाली ये याद करना है, ना कि ये। आपको खाली ये याद करना है, ना कि ये। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक क्वेश्चन अनुबंध से रिलेटेड बताना भूल गया था, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन ये था कि अनुबंध के तत्व या लक्षण क्या है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि अनुबंध क्या होता है या भारतीय अनुबंध अधिनियम में क्या है, उसका ये होता है पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वाला। तो उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कंबाइन करके देगा कि भाई अनुबंध से आप क्या समझते हैं एवं अनुबंध का तत्व या लक्षण क्या है, तो इसका क्या डिफिनेशन होगा। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी आप लिखते हो तो इतना बड़ा बड़ा मत लिखो कि इसका डिफिनेशन ये, मतलब अपने कॉपी में एग्जाम तो लिखना ही है, आपको याद करने के लिए खाली ये याद करना है, एक टॉपिक याद करना है कि 2 या 2 से अधिक पक्षकारों का होना। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि भाई जो टॉपर होते हैं, भाई रट्टू मार का तो क्या बातें अलग है, छोड़ो हटाओ। तो 2 या 2 से अधिक पक्षकारों का होना, कॉपी में लिखेंगे 2 या 2 से अधिक पक्षकारों का होना, फिर इसका डिफरेंस इतना लंबा लिखेंगे और इतना लंबा को फिर रटते रहेंगे, भाई कहानी हो जाता है, उसको छोड़ो हटाओ। तो आपको कैसे याद करना है, आपको अब खाली हेडिंग याद करना है, टॉपिक याद करना है। मैंने क्या याद किया, मैंने याद किया भाई 2 या 2 से अधिक पक्षकारों का होना, 2 या 2 से अधिक पक्षकारों का होना, मैंने इसे याद कर लिया। अब मैं एग्जाम में क्या लिखूंगा, मैं ये हेडिंग दूंगा, यहाँ डैश दूंगा, इसका डिफिनेशन अपने हिसाब से इतना बना के लिख दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, ठहराव का होना मैंने याद कर लिया, फिर मैं ठहराव का होना हेडिंग दूंगा, यहाँ डैश दूंगा, अपने हिसाब से यहाँ पर लिख दूंगा, जो मुझे समझ में आएगा मैं लिख दूंगा। मुझे बस इस टॉपिक से मतलब है, तुम्हारा एग्जामिनर जो होगा वो भी तुम्हारा बस यही पढ़ेगा। ठीक है, बट ऐसा भी नहीं कि केवल ऐसे लिख करके आना, ऐसे लिखोगे तो मुश्किल से 1, 2 या 0 मार्क्स भी मिल सकता है। प्रॉपर लिखना वैसे है, याद वैसे नहीं करना, लिखना वैसे है, याद वैसे नहीं करना, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ टाइम बचा हुआ नहीं है। एक और क्या हो सकता है, देखिए अनुबंध के तत्व या लक्षण याद करें, अनुबंध के तत्व या लक्षण याद करें। भाई अनुबंध कब होगा, भाई 2 लोग होंगे तब तो अनुबंध होगा, अकेले अनुबंध कर सकते हो क्या, नहीं ना कर सकते हो। इसीलिए 2 या 2 से अधिक पक्षकार होना चाहिए, फिर ठहराव होना चाहिए। भाई ठहराव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अनुबंध के लिए। मैंने क्योंकि अभी डिफरेंस में बताया था, क्योंकि प्रत्येक ठहराव अनुबंध है। ठीक है, प्रत्येक अनुबंध एक ठहराव है, मैंने बताया था ना। ठीक है, अब ठहराव का वैधानिक रूप से लागू होना, मैंने बोला था ना कि केवल वैध ठहराव ही अनुबंध कहलाएगा, मतलब कि ऐसा ठहराव जो वैधानिक रूप से लागू होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से लागू होता है, उसे हम क्या कहते हैं,
अनुबंध कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको ऐसे लिखना है, उसके बाद नीचे में इसको डिफाइन करके इतना लिख देना अपने हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता, ये भी एक टॉपिक है। इसमें अब इसका बना लिख देना, हाँ कि पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता भी होना चाहिए कि नहीं, कि ऐसे हो जाना चाहिए कि मुंह उठा के आगे अनुबंध करने के और दो दिन में उसका अनुबंध टूट गया, ऐसे बना कि आप लिख सकते हो। आप ऐसे मुंह उठा के मत लिख देना, ये मेरा डायलॉग है। ठीक है, तो हो गया। एक और हो सकता है कि पक्षकारों में स्वतंत्र सहमति। अब इसको आप हेडिंग देना, उसके बाद नीचे डिफाइन करो कि हाँ अनुबंध होता है तो इसका मतलब कि हर एक पक्षकार में स्वतंत्र सहमति होना चाहिए, हर एक के पास एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का अधिकार होना चाहिए। आप ऐसे करके डिफाइन करके लिख सकते हो। पक्षकारों में अनुशासन होना, कि भाई प्रॉपर तरीका से करे, ऐसा नहीं कि अब अकेले अकेले सब काम कर लिया, दूसरे को कान खबर नहीं हुआ, ए हाथ से पैसा निकाला, ए हाथ को पता ही नहीं चला, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि ये दोनों हाथ को पता होना चाहिए। दोनों हाथ मतलब कि हमारा क्या हो गया कि हमारा ये एक पक्षकार और ये एक पक्षकार। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो मैं आपको बाकी के सारे जो क्वेश्चन है वो मैं आपको सेकेंड चैप्टर में डिफाइन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए अब सेकेंड वीडियो देखते हैं और हम अपना ये वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।